दोस्तों हाल ही में इट वेलकम टू द डेरी नामक अपकमिंग हॉरर सीरीज के टीजर को रिवील कर दिया गया है और ये टीजर वाकई में अमेजिंग थी। ये कहानी 1962 की होने वाली है, यानी कि हम इसे इट मूवी की प्रीक्वल कह सकते हैं। और यहाँ बिल स्कार्सगार्ड रिटर्न करने वाले हैं एज पेनीवाइज। देन एंडी मशीटी भी इस सीरीज के डेवलपमेंट का हिस्सा है, जो कि इट मूवी के डायरेक्टर थे। तो आज की वीडियो में हम टीजर की ब्रेक डाउन करते हुए इस सीरीज के पोटेंशियल स्टोरी लाइन को डिस्कस करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो जैसे ही टीजर शुरू होता है, हम एक इंजर्ड बच्चे को देखते हैं जो कि किसी अनजान फैमिली से लिफ्ट मांग रहा होता है। जब ये काइंड फैमिली इस बच्चे को उसके पेरेंट्स और घर तक छोड़ने की बात कहती है, तो ये बच्चा कहता है कि वो कहीं भी जाएगा एक्सेप्ट डेरी। ये सीन क्लियरली बताता है कि इस बच्चे की भिड़न तो ऑलरेडी पेनीवाइज से हो चुकी है। इनफैक्ट वो किसी तरह से पेनीवाइज के चंगुल से बच निकला है। अब दोस्तों इस ब्रेक डाउन के अंदर आगे हम पूरे सीरीज की कहानी को काइंड ऑफ एक्सप्लोर करने वाले हैं। ऑफ कोर्स इसमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दीजिएगा। सो आगे हमें क्लियरली दिखाया जाता है कि इस सीरीज की कहानी 1962 में सेट है, और अगर आपको याद हो तो पहले इट फिल्म की कहानी 1989 में सेट थी, यानी कि ये कहानी उस कहानी से 27 साल पहले की है। अब ज्यादातर इट फैंस को पहले से ये बात पता होगा कि पेनीवाइज 27 इयर्स तक हाइबरनेट करता है दोबारा रीसर्फेस करने से पहले, यानी कि ये जो 1962 वाली सेटिंग है वो काफी एक्यूरेट है। इनफैक्ट सोर्सेस के मुताबिक इट वेलकम टू द डेरी सीरीज के अंदर 3 सीजन्स होने वाले हैं, और हर एक सीजन की कहानी हमें 27 साल पीछे लेके जाएगी। यानी कि अभी 1962 में है सीजन 1 के दौरान, सीजन 2 1935 के दौरान होगी, और सीजन 3 1908 के दौरान। इसके अलावा एंडी मशीटी एक इंटरव्यू में क्लियरली बताया है कि इस सीरीज के अंदर हमें पेनीवाइज की ओरिजिन और उसके कॉस्मिक एंटिटी होने वाली बात पे भी थोड़ी बहुत फोकस करी जाएगी। वैसे इस ब्रेक डाउन के अंदर आपको कई रेफरेंस में देने वाला हूं जहां हम पेनीवाइज के कॉस्मिक एंटिटी होने की बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखना। अब आगे के सीन में हम एक ब्लैक फैमिली को डेरी मेन में मूव करते देखते हैं, और यहाँ हमें इन कैरेक्टर्स के नाम तो नहीं बताए गए, लेकिन जिस तरह से एक व्हाइट नेबरहुड वाली औरत इन्हें देखकर अपना मुंह फेर लेती है, ये डेरी में पल रहे रेसिज्म की तरफ इशारा करती है। यानी ये जो सीरीज है सिर्फ फियर पे बेस्ड नहीं होने वाली, रादर हमें यहाँ सोशल कमेंट्री भी देखने को मिलेगी। नाउ इस पॉइंट में मैं आप सभी को इट बुक्स के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे काफी कुछ आपके दिमाग में जो डाउट्स चल रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो किताब के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इनफेमस इंसिडेंट का जिक्र है, जिसे नाम दिया गया है द फायर ऑफ ब्लैक स्पॉट। बेसिकली डेरी के अंदर एक ब्लैक स्पॉट करके क्लब था, जहां पे मोस्टली ब्लैक वेटरन्स लोग आते थे। मतलब इन जनरल आप कह सकते हो कि ब्लैक लोग ही वहां जाते थे। वेटरन्स बोले तो ब्लैक सोल्जर्स होते हैं ना, वो लोग आते थे जो कि नियर बाई आर्मी बेस से ही आते थे। इस क्लब को मेन लीजन ऑफ व्हाइट डिसेंसी द्वारा जला दिया गया था, यानी कुछ व्हाइट सुप्रीमिस्ट लोग मिलकर इस क्लब को तब जलाए थे जब क्लब के अंदर कई ब्लैक लोग थे, जिस वजह से यहाँ कई ब्लैक लोग मारे गए थे। ऑल्दो डिक हैलरन नाम का बंदा इस फायर को एस्केप किया था। अब डिक हैलरन दोस्तों वही किरदार है जिसे हम द शाइनिंग मूवी के दौरान जान पाए थे, और हैलरन का जो जिक्र है वो डॉक्टर स्लीप मूवी में भी था। सो यू सी स्टीफन किंग के दूसरे नॉवेल्स की कहानी भी आपस में काइंड ऑफ कनेक्ट होती है, एक ही यूनिवर्स के अंदर हम कह सकते हैं। एनीवेज कमिंग बैक टू द फायर ऑफ द ब्लैक स्पॉट, देखो जब भी पेनीवाइज जागता है 27 साल बाद, तो यहाँ 2 बहुत खतरनाक इंसिडेंट्स तो होते ही हैं। क्यों? क्योंकि इन इंसिडेंट्स में पेनीवाइज का हाथ होता है। वही डेरी के लोगों को सबकॉन्शियसली भड़काता है, जिससे लोग अजीब तरह से बिहेव करते हैं और इस तरह की घिनौनी हरकत कर देते हैं। सो वी कैन सेफली अज्यूम कि द ब्लैक स्पॉट इंसिडेंट में भी पेनीवाइज का हाथ जरूर था। ऑल्दो मेरे मन में यहाँ एक कंफ्यूजन है, क्योंकि द ब्लैक स्पॉट वाली जो इंसिडेंट थी वो बुक के अंदर बताई गई है कि 1935 में हुई थी, बट देन टीजर में हमें पता चलता है कि कहानी 1962 में सेट है। बट देन ब्लैक फैमिली को जिस तरह से टीजर में दिखाया गया है, इससे लगता है कि द ब्लैक स्पॉट वाली इंसिडेंट होगी, लेकिन 1962 वाले टाइमलाइन में। सो यहाँ पे इंसिडेंट्स को सेम लिया गया है किताब से, लेकिन शायद टाइमलाइन को चेंज किया जाए, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वैसा होता है तो। एंड इफ दैट हैपेंस, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि जिस ब्लैक फैमिली को दिखाया गया है वहां जो फादर है वो है विल हैनलन। अब बुक में इस घटना के समय पेनीवाइज भी अपीयर हुआ था एज अ जायंट बर्ड, लेकिन हमें सीरीज के अंदर देखना होगा कि इस चीज को किस तरह से डिपिक्ट किया जाता है। मूविंग ऑन, अगला सीन डेरी हाई स्कूल का है, जहां बर्ट द टर्टल सेज डक एंड कवर लिखा हुआ है। अब पहली बार देख के आपको ऐसा लग सकता है कि ये रेफरेंस डक एंड कवर मूवी की है, जो कि शायद एनिमेटेड मूवी थी 1952 की, और उस मूवी को फिलहाल डेरी हाई स्कूल में प्ले किया जा रहा है। सिंपल राइट? रॉन्ग, क्योंकि अगर आप ओजी इट के फैन हो तो आप ध्यान दोगे कि यहाँ
यहाँ टर्टल वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है और इस टर्टल का डायरेक्ट रेफरेंस है मैटरिन से। जी हाँ दोस्तों, स्टीफन किंग के इट यूनिवर्स में मैटरिन एक काफी मिस्टीरियस एंड कॉस्मिक लेवल का कैरेक्टर है जो कि एक जायंट टर्टल है और उसका रोल पेनीवाइज के ऑपोजिट में होता है। यानी अगर पेनीवाइज इविल है तो मैटरिन अच्छा है, गुड है। पेनीवाइज मैटरिन से डरता है और थ्रू आउट द मूवी जो हम देखे हैं इट, जो कि 2017 में आई थी, एंड देन इट चैप्टर 2, वहां हम मैटरिन के छोटे मोटे रेफरेंसेस को देख पाए थे। सो इट्स सेफ टू अज्यूम कि वेलकम टू द डेरी के अंदर भी हमें मैटरिन के रेफरेंस देखने को मिलेंगे। एक तो हमें टीजर के अंदर ही दिख गया। ऑल्दो आई वुड लाइक यहाँ क्रिएटर्स मैटरिन वाले एंगल को थोड़ा और एक्सप्लोर करें, मतलब पूरी जो कॉस्मिक एंटिटी वाली कहानी है इसे थोड़े और अच्छे से दिखाया जाए और जिससे हम स्टीफन किंग के मैक्रोवर्स के बारे में और जान पाएंगे। टॉकिंग मोर अबाउट मैटरिन, वेल मैटरिन ने अपने शेल से यूनिवर्स को क्रिएट किया था। ऐसा कहा जाता है कि उसने गलती से यूनिवर्स को वॉमिट कर दिया था जब उसका पेट खराब था। आई नो, सुनने में बहुत अजीब सा है, बट हाँ, इसकी लोड कुछ ऐसी ही है। नाउ पेनीवाइज एक एंशिएंट इंटरडिमेंशनल इविल एंटिटी है जो कि मैक्रोवर्स से ही आई है या आया है, मतलब इसका ऐसा कोई जेंडर नहीं है और उसका असली फॉर्म डेडलाइट्स नाम की एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल एनर्जी है। जब लूजर्स क्लब पेनीवाइज से लड़ रहे होते हैं तो बिल का एक स्पिरिचुअल और वी कैन से मेटाफिजिकल एनकाउंटर होता है मैटरिन के साथ और इसे कहते हैं द रिचुअल ऑफ चड। मैटरिन उन्हें गाइड करता है और बताता है कि कैसे इट के खिलाफ लड़ना है, लेकिन वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करता, सिर्फ सटल गाइडेंस देता है। अब आगे के सीन में हम कुछ बच्चों के ग्रुप को देखते हैं जिन्हें देख के हमें बहुत ही मजा आता है, स्पेशली बिकॉज इट मूवी के अंदर भी हमने लूजर्स क्लब को देखा था जिसमें बच्चे थे। ये बच्चे इस बात की छानबीन कर रहे थे कि कैसे डेरी के अंदर बच्चे गायब हो जाते हैं। यहाँ हमें कुछ बच्चों की मिसिंग फोटोज भी देखने को मिल जाती है जिससे हम अज्यूम कर पाते हैं कि 1962 के अंदर पेनीवाइज ऑलरेडी जाग चुका है और एक्टिव है। एक्टिव है मतलब बच्चों को खाने लग गया है। हम इन बच्चों को अपने साइकिल्स पे देखते हैं जहां ये लोग सेम उस डेरी की स्ट्रीट्स पे होते हैं जहां हमने लूजर्स क्लब को भी देखा था। आई मीन इन स्ट्रीट्स पे जेड ऑफ द ओरिएंट रेस्टोरेंट का बोर्ड लगा है व्हिच प्रूव्स कि ये वही सेम स्ट्रीट है जो कि हमने इट मूवीज में देख रखी है। देन हम एक डरा देने वाला ड्राउनिंग सीन भी देखते हैं जिसमें पक्का पेनीवाइज का हाथ है, क्योंकि पेनीवाइज को इन जनरल पानी के अंदर से अटैक करना पसंद आता है। इनफैक्ट वो सीवर्स के अंदर ही तो रहता है। देन वो पाइप्स के थ्रू बच्चों को डराता है, मतलब पाइप्स के थ्रू बच्चे उसकी आवाज सुन पाते हैं जो कि ट्रेलर में हम आगे देख भी पाए। नाउ द नेक्स्ट सीन इज वेरी इंटरेस्टिंग जहां हम एक पुलिस वाले को क्रीपली स्माइल करते हुए देखते हैं। देन एक ऑफिसर बच्चों से बोल रहा होता है कि बच्चे पुलिस बिजनेस में दखल अंदाजी ना करें। दिस इज अ क्लासिक रेफरेंस टू द फैक्ट कि पेनीवाइज डेरी के अंदर किस तरह से एक्ट करता है, मतलब कैसे वो काम करता है अपना, और क्यों इस टाउन के जो एडल्ट्स हैं वो हमेशा डिनायल में रहते हैं। स्टीफन किंग के इट यूनिवर्स में पेनीवाइज सिर्फ एक फिजिकल मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो डेरी के एडल्ट्स के दिमाग पे भी साइकोलॉजिकल और सुपरनैचुरल लेवल का कंट्रोल रखता है। जब कोई बचपन में इट को देखता है या उसका सामना करता है तो वो यादें बड़े होते ही धीरे धीरे दिमाग से मिटने लगती हैं, जैसे किसी ने उन्हें फोर्सफुली भुला दिया हो। ये नॉर्मल भूलने जैसा नहीं होता, रादर एक तरह का सुपरनैचुरल एमनीशिया जैसा होता है। बेसिकली पेनीवाइज एडल्ट्स की मेमोरी को दबा रहा होता है और उन्हें सटली कंट्रोल भी कर रहा होता है। डेरी का पूरा टाउन ही काइंड ऑफ एक हिप्नोसिस में जी रहा है। मतलब सोच के देखो, लोग यहाँ बच्चों के गायब होने या फिर टाउन के अंदर जितने भी अजीब घटनाएं होती रहती हैं उन सबको इग्नोर करते रहते हैं। इग्नोर करना छोड़ो, उसे समझने की कोशिश भी नहीं करते और अगर बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें भी शांत बिठा देते हैं। एंड देन जब कोई एक्चुअल टेरिफाइंग इवेंट होता है तो लोग उसे अनदेखा कर देते हैं या फिर उसका कुछ लॉजिकल एक्सक्यूज बना देंगे कि कैसे सुपरनैचुरल एंटिटी नहीं है, ये सब इस वजह से हुआ। सो वी कैन सेफली अज्यूम कि पेनीवाइज इन एडल्ट्स को इमोशनली नंब कर देता है ताकि ये एडल्ट्स उसके काम में दखल अंदाजी ना करें। इसलिए हमने इट चैप्टर 2 में देखा था कि जब लूजर्स क्लब के मेंबर्स बड़े हो गए थे तो वो भी काइंड ऑफ पेनीवाइज को भूल गए थे। उन्हें ये तक याद नहीं था कि उन्होंने पेनीवाइज से लड़ा तक था बचपन में, बट देन जब वो डेरी वापस आते हैं देन अदर इंसिडेंट्स होते हैं तो उन्हें सब कुछ याद आता है। मतलब वो फिल्म हम सब ने देख रखी है, आई एम अज्यूमिंग आप भी देख रखे होंगे। अब बच्चे इट को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि उनका इमेजिनेशन ऑफ फियर ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू एडल्ट्स, और इसी प्योर और रॉ फियर पे पेनीवाइज फीड करता है। अब जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं उनका लॉजिकल माइंड डेवलप होता है तो वो पेनीवाइज को देख भी नहीं पाते। इनफैक्ट पेनीवाइज भी उनके दिमाग को कहीं ना कहीं दबा देता है। ये सब दिखाता है कैसे सोसाइटी कभी कभी अनकंफर्टेबल सच्चाई से अपना मुंह मोड़ लेती है और पेनीवाइज उस कलेक्टिव डिनायल का एक स्वरूप है। बेसिकली मैंने जो इतना समझाया है वो इसलिए समझाया है कि जब पुलिस वाले बच्चों को मना कर रहे हैं दखल अंदाजी करने से, अजीब तरह से स्माइल कर रहे हैं, तो वो लोग पेनीवाइज के इन्फ्लुएंस में ही हैं। अब आगे के सीन्स में हम इन बच्चों को देखते हैं जो कि कुछ तो सुपरनैचुरल फील कर रहे हैं, लाइक पाइप्स से आवाज आना। देन जब वो एडल्ट से इस बारे में बात करते हैं तो एडल्ट्स उनकी बात को इग्नोर करते हैं। देन हम बच्चों को एक थिएटर की तरफ जाते देखते हैं जहां वो कुछ इन्वेस्टिगेट करने गए होंगे और फिर हम एक लेडी को बहुत ही ज्यादा क्रीपली स्माइल करते देखते हैं और उस लेडी के पीछे एक रेड बलून भी है। अब रेड बलून पेनीवाइज को ही इंडिकेट करता है, इट मींस वो लेडी पेनीवाइज के ही इन्फ्लुएंस में है। अब आगे कुछ रैंडम शॉट्स हैं, लाइक कई बॉटल्स
का गिरना, देन कुछ लोग काइंड ऑफ लॉक्ड हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं, एंड एक आदमी का ग्लास तोड़ना। ये दो सीन्स मोस्टली फायर ऑफ द ब्लैक स्पॉट वाली इंसिडेंट को दर्शा रहा है, क्योंकि इसके होने की पॉसिबिलिटी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन फाइनली टीजर के एंड में हम पेनीवाइज को डेरी के सीवर में देखते हैं, मतलब क्लियरली नहीं दिखाया जाता, शैडो की तरह, और यहाँ वो अपना आइकॉनिक हंसी हंस रहा होता है, जहां पे टीजर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पूरी टीजर की ब्रेकडाउन, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर दिस सीरीज, क्योंकि मुझे पता है ये अमेजिंग होने वाली है। यहाँ हमें वो सब मिल रहा है जो कि हमें इट मूवी में पसंद आई थी, यानी कि बच्चों का ग्रुप, देन मिसिंग जो बच्चे हो जा रहे थे उसका रहस्य, लूजर क्लब जैसा बच्चों का गैंग, आइकॉनिक रेड बलून, पाइप से आवाजें, एडल्ट्स का इग्नोरेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट पेनीवाइज। मुझे पर्सनली जो बात सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है वो ये कि ये जो सीरीज होने वाली है इसमें 3 सीजन हो सकते हैं, और इन 3 सीजन में 3 डिफरेंट टाइमलाइंस की कहानी बताई जाएगी, यानी 1962, 35 एंड 1908। मोreover, आई एम होपिंग कि यहाँ में पेनीवाइज के कॉस्मिक ओरिजिन के बारे में भी कुछ बातें बताई जाए। नाउ इस बार सीरीज का जो मेन थीम है वो फियर के अलावा रेशियल इश्यूज पे भी रहने वाली है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज की जो कहानी है वो इट किताब के इंटरलूड्स से ही कहीं ना कहीं ली गई है, मतलब इंटरलूड्स को एक्सपैंड करके। और इंटरलूड्स बुक का वो हिस्सा होता है जहां मेन ओरिजिनल स्टोरी से हट के हमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती है ओरिजिनल स्टोरी को ही सपोर्ट करने के लिए, मतलब दूसरे इवेंट्स के बारे में हल्का फुल्का बताया जाता है, और इस सीरीज के अंदर उन्हीं इवेंट्स को उठा के काफी हद तक एक्सपांड किया गया है सेम ओरिजिनल स्टोरी को लिंक करते हुए। अब एक सीजन के अंदर कितने एपिसोड्स रहने वाले हैं इसकी श्योरिटी अभी तक नहीं है, लेकिन जहां तक मैं रेडिट वगैरह पे पढ़ रहा हूं शायद यहां 9 एपिसोड्स हो सकते हैं, और इन 9 में से 4 एपिसोड्स को एंडी मुशीटी डायरेक्ट करेंगे, और बाकी के 5 एपिसोड को बारबरा मुशीटी एंड जेसन फुस डायरेक्ट कर रहे हैं। देन यहां विल हैनलन का भी कैरेक्टर हो सकता है, कैसे वो मैंने डिस्कस किया है, और विल का ही बेटा था माइक हैनलन। माइक कौन? विल, अगर आपने इट मूवी या इट चैप्टर 2 देखा है तो आप माइक को अच्छे से जानते होंगे। सो यस, वी कैन अज्यूम कि 1962 की जो कहानी है वो इट चैप्टर 1 की जो 1989 वाली कहानी है उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगी। बाय द वे, मैं आपको बता दूं कि विल हैनलन कैरेक्टर को प्ले करने के लिए जोवन अडीपो को कास्ट किया गया है, और इमेजेस में उन्हें हैनलन नाम की वायुसेना की वर्दी में दिखाया गया है, विच अगेन हिंट्स एट ब्लैक स्पॉट इंसिडेंट, क्योंकि वहां ब्लैक वेटरन्स ही आते थे। ऐसे भी हम ये तो जानते हैं कि जब भी पेनीवाइज 27 साल में आता है तो इसका साइकिल 2 डरावनी घटनाओं से चिंतित होता है, एक शुरुआत में और एक अंत में। मेरे हिसाब से ब्लैक स्पॉट वाली जो घटना है वो शुरुआत में ही घटित हो जाएगी, मतलब गेस है, श्योर नहीं है, एंड देन पेनीवाइज के हाइबरनेट करने का जब वक्त आएगा तब वहां एक और कुछ तो बड़ी घटना होगी। यहाँ उल्टा भी हो सकता है कि ब्लैक स्पॉट वाली घटना अंत में हो और शुरुआत में कोई और घटना हो, एंड पेनीवाइज ऑफ कोर्स यहाँ बच भी जाएगा, तभी तो 1989 में वो वापस आया था। वैसे इट नोवेल में और इंटरलूड्स में कुछ और भी इंसिडेंट्स हैं जो कि एंडिंग वाले इंसिडेंट या फिर शुरुआत वाली इंसिडेंट हो सकती है, लाइक किचनर आयरन वर्क्स का विस्फोट, ब्रैडली गैंग का हत्याकांड, डेरी टाउनशिप में बसने वालों का गायब होना, और जॉन मार्क्सन परिवार का समाप्त होना। सो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि सीरीज के सीजन 1 में हमें कौन कौन से इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, और 3 सीजन्स में हमें और कितना कुछ देखने को मिलेगा। सो यस, ओवरऑल मैं इट वेलकम टू द डेरी के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं, और ये आ रही है कब बताया नहीं गया एक्सक्लूसिवली, जस्ट दैट इसी साल आएगी फॉल में। और हाँ, एक्साइटमेंट इतना है कि मैंने टीजर का ब्रेकडाउन कर दिया है, जो कि मैं कई सालों से नहीं कर रहा था, लेकिन मैं ट्रेलर का भी ब्रेकडाउन करूंगा, और जब सीरीज आएगी तो एक्सप्लेनेशन भी लेके आऊंगा। तो हाँ, उन वीडियोस को मिस मत करना। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।